आप पेट्रोल पंप पर जाते हो और पूरा पेट्रोल भरवाते हो, लेकिन दोस्तों सच कुछ और ही है। सच क्या है? सच ये है कि आपको एक नया मिक्सचर मिल रहा है जिसके अंदर 20% इथेनॉल मिला हुआ है और 80% ही पेट्रोल है केवल। ये कब लागू हुआ? अप्रैल 2026 से लागू हुआ और इसमें हर लीटर पेट्रोल में आपको 20% इथेनॉल मिला के दिया जा रहा है। आपकी जो गाड़ी या बाइक है वो पहले 100% पेट्रोल पर डिज़ाइन हुई थी, लेकिन अब ये एक ऐसा मिक्सचर पी रही है, एक ऐसा मिश्रण पी रही है जो इसके लिए बना ही नहीं है। यानी ये पेट्रोल के लिए बनी थी गाड़ियाँ और ये पी रही हैं पेट्रोल प्लस इथेनॉल। अब यहाँ पर दोस्तों अलग अलग लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। कार कंपनियाँ क्या कह रही हैं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है और हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, कार कंपनियों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैकेनिक क्या कह रहा है? मैकेनिक सीधे सीधे कह रहा है कि इसके इंजन पर असर पड़ रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं गाड़ियों के। आपने कई सारी वायरल वीडियो भी देखी होंगी जिसके अंदर लोग अपने गाड़ियों के, बाइक्स के, कार्स के इंजन्स दिखा रहे हैं, जहाँ पर क्लियरली आपको डैमेज दिखाई दे रहा है इंजन्स में। उसके बाद सरकार क्या कहती है कि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सुरक्षित है। सबसे ज़्यादा झूठा दावा सरकार कर रही है यहाँ पर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि ये दावा झूठा क्यों है। इन कार कंपनियों का दावा भी काफ़ी हद तक झूठा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं होती तो इतनी सारी वीडियोस वायरल नहीं होती और लोग सोशल मीडिया पर अपनी गाड़ियों को ख़राब होने का दावा नहीं करते। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होनी है और जो सुनवाई हुई है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। देखिए दोस्तों, आपकी गाड़ी एक ऐसी सरकारी नीति की भेंट चढ़ रही है, एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम की बलि का बकरा बन रही है आपकी गाड़ी, जिसके लिए आपने कभी ऑप्ट नहीं किया था, आपने इसको नहीं चुना था। आपसे पूछा तक नहीं गया कि क्या आपके पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। आपसे बिना पूछे ये फैसला ले लिया गया। अब इसके नुकसान क्या हो रहे हैं? गाड़ी की उम्र पर सीधा असर पड़ रहा है, इंजन समय से पहले ख़राब हो रहे हैं। कई सारे यूज़र्स दावा कर रहे हैं कि कुछ हज़ार किलोमीटर चलकर ही उनकी कार ख़राब होने लगी। सर्विसिंग में बहुत पैसे लग रहे हैं, मरम्मत में खर्च हो रहा है, उसके अलावा जेब पर भारी असर पड़ रहा है। तो ये सारे नुकसान किसको हो रहे हैं? ये सारे नुकसान आम जनता को हो रहे हैं, एक एंड कंज्यूमर को हो रहे हैं जो एक कार या बाइक चलाता है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि इथेनॉल ये पेट्रोल में आया कैसे और सरकार को ये लागू करने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है। यहाँ दोस्तों नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ये 2018 में लागू हुई और इसके अंदर कहा गया था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला देंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। 2030 का हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? ये लक्ष्य सरकार ने 2025 में ही हासिल कर लिया। 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। जब लक्ष्य रखा था 2030 तक का, तो पहले इम्प्लीमेंट करना जल्दबाजी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी जल्दबाजी? क्योंकि लोगों के पास अडॉप्ट करने के लिए उतना समय नहीं मिला, उतना वक्त नहीं मिला। हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसको एक बड़ी उपलब्धि बताया। वो कह रहे हैं कि ये एक भारत के लिए बड़ी सफलता है। अब अप्रैल 2026 से ये E20 पेट्रोल सबके लिए अनिवार्य कर दिया। सबसे बड़ी भूल जो सरकार ने करी वो इस पेट्रोल को अनिवार्य करने की करी। यहाँ पर जनता के पास, आम कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो नॉर्मल पेट्रोल भरवाए अपनी गाड़ी में या E20 वाला पेट्रोल भरवाए। जिसकी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए डिज़ाइन भी नहीं हुई है उसको भी E20 पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। अब हर जगह यही पेट्रोल मौजूद है। अब बाज़ार में लगभग यही पेट्रोल मिल रहा है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, आपको E20 फ्यूल के अलावा नॉर्मल पेट्रोल शायद ना मिले। अब जब ये सरकार ने लक्ष्य रखा था उसके बाद E5, E10, E20 कंपैटिबल गाड़ियां बनना शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले जो करोड़ों गाड़ियां बिकी हुई हैं, जो ऑलरेडी कई सालों से लोगों के पास गाड़ियां चल रही हैं, वो E20 कंपैटिबल नहीं है और इन गाड़ियों के अंदर भी E20 फ्यूल भरवाने को मजबूर हैं लोग, पुरानी गाड़ियों में भी। मार्च 2023 के बाद की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर E20 काम कर सकता है क्योंकि वो E20 कंप्लायंट स्टैंडर्ड से चल रही हैं, लेकिन उससे पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी नॉर्मल पेट्रोल पर चलने के लिए बनाई गई हैं। अब दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है? सरकार क्या दावे कर रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सरकार ये दावा कर रही है कि ये सारा कुछ हमारे फ़ायदे के लिए है।
और कैसे है फायदे के लिए, उसके कुछ पॉइंट सरकार हमें बता रही है। जैसे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार में बचत की जो सरकार बातें कर रही है, वो क्या बता रही है कि 1,40,000 करोड़ रुपए की बचत कर चुकी है सरकार। कैसे कर चुकी है कि इतना तेल कम आयात किया भारत ने बाहरी देशों से, क्योंकि वे उतना कच्चा तेल बाहर से नहीं मंगवा रहे हैं। ये बात सरकार ने बोली। सरकार का जो दूसरा बड़ा दावा है वो यहाँ पर ये है कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है ये E20 फ्यूल, इससे कम पोल्यूशन होगा। ये क्या कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 दशक में यानी 10 सालों में हम 1,06,000 करोड़ रुपए बचा लेंगे। कैसे बचा लेंगे, इसके अंदर कार्बन उत्सर्जन रुकेगा। 5.4 करोड़ टन का कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशंस रुकेंगे, जिसकी वजह से हमारे को बचत होगी, CO2 कम जाएगी एनवायरनमेंट में। ये सरकार का दावा है। सरकार का जो और दावा है वो क्या है, सरकार कहती है गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, कि इंजन की नॉकिंग कम हो जाएगी, यानी उसके अंदर से जो आवाज़ आती है नॉर्मल पेट्रोल डालकर गाड़ी चलाने में, वो कम हो जाएगी और ट्रैफिक में बेहतर एक्सेलरेशन भी मिलेगा। दोस्तों ये सारे सरकार के दावे हैं, ऐसा सच है या नहीं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि इनमें बहुत सारी बातें सच नहीं है। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है तो नॉकिंग कम होती है। ये कई सारे दावे जो है सरकार ने किए। सरकार का एक और भी जो बड़ा दावा है वो ये है कि किसानों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, किसानों को फ़ायदा मिल रहा है और सरकार ने ये दावा किया है कि किसानों को अब तक 1,18,000 करोड़ रुपए भुगतान हो चुका है, यानी इतने रुपए का गन्ना खरीदा जा चुका है सरकार से इथेनॉल बनाने के लिए। उसके बाद डिस्टिलरीज़ को फ़ायदा दिखा रही है सरकार कि डिस्टिलरीज़ को भी फ़ायदा होगा जब ये गन्ने से इथेनॉल बनाएंगी ये कंपनीज़, तो उसमें भी फ़ायदा होगा सरकार को। और कितने रुपए का फ़ायदा, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा सरकार दावा करती है कि होगा। अब देखिए दोस्तों, सरकार कितने भी दावे कर ले, जो हकीकत होती है वो सड़कों पर दिखाई दे जाती है, वो आम जनता के बीच वो हकीकत दिखाई दे जाती है। लोगों का क्या कहना है, सबसे पहले जो लोकल सर्वे की रिपोर्ट है, ठीक है, वो कहती हैं कि माइलेज में गिरावट दर्ज की गई है। आम लोगों की जो गाड़ियां हैं वो कम माइलेज दे रही हैं उतने ही पेट्रोल में। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ये गिरावट 67% से लेकर 80% हो गई, यानी ये माइलेज में जो गिरावट है ये बढ़ रही है। जिन लोगों ने 2022 से पहले ये गाड़ियां खरीदी थी उनके अंदर कोई भी E20 कंप्लायंट इंजन नहीं लगा था। E20 का किसी भी तरह का कोई जिक्र उन गाड़ियों में नहीं था। तो उन गाड़ियों में 10 में से 8 गाड़ी के मालिकों ने ये माइलेज की गिरावट को दर्ज किया है। उसके अलावा कई तरह की टूट फूट के भी दावे किए जा रहे हैं। जैसे पुरानी गाड़ी के मालिकों ने क्या कहा कि इंजन उनके खराब हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। कार्ब्यूरेटर में टूट फूट दर्ज की जा रही है। फ्यूल लाइन, टैंक, इन सभी में खराबी देखी जा रही है, तो ये टूट फूट दर्ज की जा रही है। उसके अलावा और क्या कह रहे हैं लोग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सामने आया दोस्तों। एक लग्जरी कार के मालिक को ये गाड़ी चलते चलते खराब हुई और इसकी जब सर्विसिंग हुई तो पता चला कि 4 लाख रुपए की मरम्मत का खर्च आया है। 4 लाख रुपए केवल गाड़ी की मरम्मत का खर्च आया है। और ये जो खर्चा है ये पहले कभी भी रिपोर्ट नहीं किया गया, यानी E20 फ्यूल के आने से ही ये इंजन में खराबी आई है। और क्योंकि लग्जरी गाड़ी थी तो मरम्मत का खर्चा बढ़ गया। ये चेन्नई का मामला है दोस्तों। अब लोकल लेवल पर, अगर लोकल स्तर पे मैकेनिकों की बात सुने तो मैकेनिक क्या कह रहे हैं, मैकेनिक कह रहे हैं कि इंजन से संबंधित समस्याएं या फ्यूल से संबंधित समस्याएं जो हैं वो 40% तक बढ़ गई हैं। 40% तक ये जो फ्यूल वाली प्रॉब्लम्स थी लोगों की, ये कई शहरों में देखी जा रही हैं और ये समस्या लगातार बढ़ रही है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। शुरू में सरकार ने दावा किया था कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी ये फ्यूल डालने से, इंजन में नॉकिंग कम होगी, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें सरकार ने की। बट अब सरकार कह रही है कि इंजन का जो माइलेज है उसमें गिरावट होगी, लेकिन ये गिरावट सीमित होगी। ये गिरावट 1% से लेके 6% तक होगी। इसलिए ये चिंता की बात नहीं है। जो लोग असल में दावे कर रहे हैं वो 5 से 6% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। जैसे अब ये कॉन्टेक्स्ट की ही एक रिपोर्ट है, ये सरकारी दावों से बहुत ज़्यादा है।
5 से लेके 6% तक की माइलेज में गिरावट तो आम बात है। कई सारे कार के ड्राइवर्स ने ये माइलेज दर्ज की, और ख़ासकर ये उन पुरानी गाड़ियों में हो रहा है जो E20 फ्यूल के लिए नहीं बनाई गई थी। हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ थी, जितनी पुरानी बाइक्स थी, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनका इंजन जो है वो इस फ्यूल के लिए नहीं बना है। वहीं टीवीएस भी इसी तरह का कुछ दावा कर रही है। टीवीएस भी यही कह रही है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके अंदर कुछ या तो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, या उनके अंदर कई सारे मॉडिफिकेशंस आवश्यक हैं, यानी मॉडिफिकेशंस ज़रूरी हो जाएंगे। तो ये टीवीएस की तरफ से वार्निंग मिली। शेल इंडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। वो क्या है? शेल इंडिया कहती है कि E20 फ्यूल के उपयोग से वाहन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है, इससे वारंटी भी प्रभावित हो सकती है। यानी अब लोगों को अपनी वारंटी पर भी भरोसा नहीं रहेगा। कंपनीज वारंटी क्लेम देने से मना कर देंगी इस E20 फ्यूल के चलते। तो इससे सीधा नुकसान लोगों का हो रहा है। अब इस पूरे केस में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात सामने आई है वो ये आई है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद कबूला कि ये जो 20% का इथेनॉल का खेल चल रहा है ये अभी केवल एक प्रयोग है। ये एक्सपेरिमेंट कर रही है सरकार। सरकार अभी दावे कर रही थी कुछ टाइम पहले, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार कह रही है कि ये एक्सपेरिमेंट है। अभी हम दावा नहीं कर सकते कि ये फ्यूल गाड़ियों के लिए सेफ़ है या नहीं है, और इसके जो नतीजे हैं वो 2027 में सामने आएंगे। यानी 2026 के मार्च से आपने ये स्कीम लागू कर दी, और 2027 के अंदर जब तक रिजल्ट्स आएंगे तब तक 1 साल तक लोग अपनी गाड़ियां खराब करते रहें। ये बयान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया। भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल की एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जो एथेनॉल आवंटन को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश से जुड़ी हुई है। अटॉर्नी जनरल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो 20% की नीति है इसके अंदर हम बदलाव नहीं कर सकते। ये जो ब्लेंडिंग की नीति है ये चेंज नहीं होगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं है, ये सरकार का खुद का बयान है। यानी 5 साल पहले आप कोई स्कीम लाते हैं और ये दावा करके स्कीम लाते हैं कि ये पूरी तरह सुरक्षित है और पूरी तरह वैज्ञानिक तौर पर सफल है, लेकिन उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि ये अभी एक्सपेरिमेंट है और इसके नतीजे 2027 में आएंगे। अब यहाँ पर 2-3 बातें और निकल कर सामने आई हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो ये कि इथेनॉल के लिए अनाज का इस्तेमाल भी हो रहा है। अभी तक तो ये गन्ने का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब इथेनॉल को बनाने के लिए मक्का और चावल का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। यानी आप जिन फूड ग्रेन्स को खाते हैं उनसे आप अपना इथेनॉल बनाएंगे, उनसे आप अपना फ्यूल बनाएंगे। एक तरफ ये चीज़ें खाने के काम आती हैं और दूसरी तरफ सरकार इनसे ईंधन बनाने का काम कर रही है। फिलहाल तो अनाज की कमी नहीं है, लेकिन अगर मॉनसून कमज़ोर हुआ या फसल समय पर नहीं काटी गई तो ये बहस तेज़ हो सकती है कि क्या ये मक्का और चावल से इथेनॉल बनाने की जो रणनीति है ये दमदार है या ये एक बड़ी बेवकूफ़ी है। अब दूसरी चीज़, इथेनॉल आने के बावजूद पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए। यानी जो लोग अपने गाड़ी में ईंधन भरवा रहे हैं उसके कीमतों में कोई भी गिरावट नहीं आई है। उसकी वजह यह है कि इथेनॉल पर 5% का जीएसटी लागू होता है। ये 5% का जीएसटी जो इथेनॉल पर लागू होता है ये पेट्रोल पर लागू नहीं होता। और यहाँ पर सरकार ने दोनों जो ईंधन है उन पर टैक्स बराबर रखा है। इसका जनता को कोई भी फायदा कीमतों में नहीं मिल रहा। जनता के लिए पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। दोस्तों मैं यहाँ बताता चलूँ कि पेट्रोल जो होता है वो जीएसटी से बाहर होता है। हाँ, लेकिन इस पर अलग तरह के टैक्स लगते हैं। इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता है और स्टेट का वैट लगता है। दोस्तों यहाँ मैं अपनी 2 बातें जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो समस्या है यहाँ पर, ये इथेनॉल की है ही नहीं। प्रॉब्लम है इसको लागू करने के तरीके में। ब्राज़ील से कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि भारत की क्या स्थिति है, क्योंकि ब्राज़ील ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था और ब्राज़ील ने बड़े खूबसूरत तरीके से इस पूरे नीति को अपनाया। आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, डायरेक्ट E20 पेट्रोल मार्केट में आ गया। अगर आपके पास चॉइस होती कि अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है तो आप E20 फ्यूल डलवा लें, अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो आप उसके अंदर प्योर पेट्रोल डलवा लें, ये चॉइस आम जनता को नहीं दी गई। सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर आप सिर्फ ये चीज़ लागू कर दें कि जनता के पास चॉइस रख दें
कि E20 वाले जो मिक्सचर्स हैं वो अलग मिलेंगे और प्योर पेट्रोल भी आपको उपलब्ध होगा, पर ऐसा है नहीं। अब आप किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाएं, आप उनसे अगर प्योर पेट्रोल मांगेंगे या पुराना पेट्रोल मांगेंगे तो लगभग ढूंढना आपके लिए नामुमकिन है, आपको नहीं मिलेगा। आपको यही बोल दिया जाएगा कि E20 पेट्रोल ही मौजूद है, यही मिलेगा। अब यहाँ सरकार जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश भी कर रही है, जैसे हर मुद्दे पर सरकार जनता की आवाज़ को दबाती आई है। जो लोग अपनी गाड़ी के खराब होने की समस्या सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं या सरकार से कंप्लेन कर रहे हैं, सरकार उनको ये कहकर खारिज कर दे रही है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, इस फ्यूल के बारे में आप गलत जानकारी दे रहे हो, जो कि सरासर झूठ है और सरकार को आम जनता की बात सुननी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये कबूल कर चुकी है कि ये महज एक एक्सपेरिमेंट था। जब आप इसको एक एक्सपेरिमेंट मान ही रहे हैं तो आपने इसको जनता के ऊपर क्यों थोपा? आपने जनता के ऊपर, जनता को बिना बताए क्यों शामिल कर लिया? आपको जनता को चॉइस देनी चाहिए थी या समय देना चाहिए था कि लोग जब तक E20 गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं तब तक वो प्योर पेट्रोल लेते रहें, उनको उपलब्ध होना चाहिए था। तो यहाँ पर नीति लागू करने में दिक्कत नहीं है, नीति को लागू करने के तरीके में दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ जनता का विश्वास बनेगा तभी कोई बदलाव आएगा। सबसे पहले आप लोगों को एश्योर करिए, लोगों को भरोसा दिलाइए कि इस फ्यूल से, इस पेट्रोल से किसी भी तरह की कोई खराबी आपकी गाड़ी में नहीं आएगी। तब जाकर जनता इस फ्यूल पर भरोसा करेगी। फिर आप E20 नहीं, E100 भी कल को लागू कर दें, E85 भी लागू कर दें या जो भी आप लागू करना चाहें कर दें, पर सबसे पहले जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि जिस फ्यूल को वो अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं उस फ्यूल से उनकी गाड़ी खराब नहीं होगी। आइए अब बात करते हैं कि इंडिया ने किस तरह से इस पूरे मॉडल को अपनाया। वहीं उसके कंपैरिजन में मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्राज़ील ने इस मॉडल को कैसे अपनाया। इंडिया और ब्राज़ील का जो केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। ब्राज़ील का जो मॉडल है, उन्होंने सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोचा, एक दूरदर्शी सोच रखी ब्राज़ील ने इसको जल्दबाजी में अप्लाई नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया और दूसरी चीज़ उपभोक्ता को विकल्प दिए, लोगों को ऑप्शंस दिए। ये जो फ्लेक्स फ्यूल है, इसको फ्लेक्स फ्यूल भी बोलते हैं। फ्लेक्स फ्यूल का सिंपल मतलब होता है फ्लेक्सिबल फ्यूल, यानी इसके अंदर पेट्रोल या डीजल के साथ साथ किसी अनुपात में कोई और मिश्रण भी मिलाया जा सकता है। जैसे E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल है, E85 में 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल होगा। हालांकि ये अपने आप में बुरे नहीं है, पर इनके अकॉर्डिंग गाड़ियां भी तो बननी चाहिए। पुरानी गाड़ियों में ये फ्यूल काम नहीं कर पाएगा ठीक से। तो ब्राज़ील ने 1970 के तेल संकट के बाद ये योजना अपनाना शुरू करी। अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें, करंटली 80% से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो ये फ्लेक्स फ्यूल पे चलती हैं। ब्राज़ील के अंदर ज़्यादातर गाड़ियां अब इस फ्लेक्सिबल फ्यूल पर शिफ्ट हो चुकी हैं, यानी अब वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल भी डलवा रहे हैं तो उनको मालूम है कि उनकी गाड़ी उस लिहाज से बनी हुई है, उनकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा, इंजन जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी जो सहूलत है जनता के लिए ब्राज़ील में, वो क्या है, उनके पास विकल्प उपलब्ध हैं। अभी भी उनके पास ऑप्शंस हैं। तो जो 20% गाड़ियां जो अभी इथेनॉल पर नहीं चल रही हैं, जो पुराने टाइप की गाड़ियां हैं, उनके लिए आज भी ऑप्शन रखा है ब्राज़ील गवर्नमेंट ने कि अगर आप E100 डलवाना चाहें अपनी गाड़ी में तो E100 डलवा सकते हैं। अगर आप गैसोलीन पे जाना चाहें, गैसोलीन यानी प्योर पेट्रोल, तो आप वो डलवा सकते हैं। अगर आप E20 पे जाना चाहें तो वो भी डलवा सकते हैं। आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी। आप पेट्रोल पंप जाइए, अपने हिसाब का फ्यूल मांगिए और गाड़ी में फ्यूल भरवा लीजिए, आपको सब तरह के अवेलेबल हो जाएंगे। 1981 में ईरान क्रांति के बाद ब्राज़ील ने 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां भी उतार दी। क्यों उतार दी? क्योंकि ईरान क्रांति के बाद तेल की किल्लत होने का एक खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में काफ़ी मात्रा में तेल है, खासकर ईरान में। जब ये तेल के ऊपर तेल का नेशनलाइजेशन हुआ तो उसके बाद से ब्राज़ील ने अपने आप को डिपेंडेंट रखना बंद कर दिया। तो ये कुछ तरीके थे जो ब्राज़ील ने अपनाए दोस्तों। अब देखिए, एक तरफ ब्राज़ील ने अच्छे तरीके से इस पूरी इथेनॉल पॉलिसी को अपनाया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्या गलतियां करी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले
भारत ने लक्ष्य तो अपना लिया लेकिन ब्राज़ील के जैसे तैयारी नहीं करी। ठीक है, हमने 2030 का लक्ष्य रखा जो कि काफ़ी अच्छा लक्ष्य था। हमारे पास अभी लगभग 4 साल और हैं इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, पर सरकार ने उसके साथ-साथ तैयारी नहीं करी। जैसे अगर इलेक्ट्रिक कार्स का आपको इकोसिस्टम बनाना है, तो आपको सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। आपको जगह-जगह इलेक्ट्रिक गाड़ी के चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे ताकि आप कहीं भी बेफ़िक्र होकर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कर सकें, जो कि अभी नहीं देखने को मिलता। ये चीज़ चाइना ने बड़ी तेज़ी से अपनाई और आज चाइना इंडिया से बहुत आगे है इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में। अब अगर इथेनॉल पर वापस आएँ, तो सबसे पहले तो तैयारी में कमी दिखाई दी, जो सरकार की सबसे बड़ी गलती है। दूसरी चीज़, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को बाज़ार में उतरने से पहले ही फ्लेक्स फ्यूल उतार दिया। अभी कंपनीज़ अडॉप्ट कर ही रही हैं। आपने E5 और E10 की बात करी और फिर अचानक से आपने E20 के लिए सबको मजबूर कर दिया। तो ये क्या है? फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ जब हैं ही नहीं मार्केट में, मार्केट के अंदर अभी E5 और E10 ही गाड़ियाँ हैं, तो आपने E20 फ्यूल उतारकर दूसरी बड़ी गलती करी। तीसरी गलती, आपने विकल्प नहीं छोड़ा। आप कहीं भी चले जाएँ, आपको E20 ही मिल रहा है। क्यों मिल रहा है E20 ही? जिसकी पुरानी गाड़ी है उसको ये विकल्प होना चाहिए कि वो प्योर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा सके और बेफ़िक्र होकर गाड़ी चलाए। हाँ, जब उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए या वो नई गाड़ी ले, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आपको नई गाड़ी इथेनॉल ब्लेंडेड ही लेनी पड़ेगी। ये फिर भी बहुत बेहतर सुझाव होगा। लेकिन अभी के लिए E20 पेट्रोल अनिवार्य करना ठीक नहीं है। ख़ासकर ऐसे टाइम पर जब ज़्यादातर लोगों के पास, मैं तो कहता हूँ 99% लोगों के पास अभी इथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ियाँ नहीं होंगी, फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियाँ नहीं होंगी और उस टाइम पर ये पॉलिसी लागू करना जल्दबाज़ी मानी जाएगी। चौथी और काफ़ी बड़ी गलती जो सरकार सचमुच कर सकती थी बट सरकार ने करी नहीं, वो क्या है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो इथेनॉल फ्यूल के लिए बनी ही नहीं है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि हीरो ने और टीवीएस ने अपने उपभोक्ताओं को बोला भी था कि इनके अंदर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी स्कीम हमें दिखाई नहीं दी जिसके अंदर सरकार अपनी तरफ से पहल करे और लोगों को बोले कि आप अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवाएं। जो भी खर्चा होगा वो सरकार बियर करेगी या सरकार उसमें सब्सिडी देगी, या किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स आपने नहीं चलाए, तो जो पुरानी गाड़ियां हैं वो इसीलिए ख़राब हो रही हैं क्योंकि उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन आपने नहीं करवाए। उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कोई परियोजना हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो दोनों देशों को कंपेयर करके हमें एक बात पता चली कि ब्राज़ील ने विकल्प दिए लोगों को, ब्राज़ील ने लोगों को ऑप्शंस दिए, वहीं इंडिया ने विकल्प छीन लिए। इंडिया ने कहा नहीं, आप E20 के अलावा कोई और फ्यूल नहीं डलवा सकते। दोनों का लक्ष्य तो एक जैसा है, इंडिया भी E85 और E100 फ्यूल की बातें कर रहा है, भारत सरकार बातें कर रही है, लेकिन उस जैसी तैयारी दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ फ्यूल थोप देने से ये ट्रांजिशन नहीं होगा, बल्कि तैयारी भी होनी चाहिए। एक जो आम उपभोक्ता है, एंड कंज्यूमर है, उसको भी ये सहूलत होनी चाहिए कि पहला उसको ऑप्शंस मिले, दूसरा अगर उसकी मॉडिफिकेशंस होनी है गाड़ी में तो सरकार इसको मुहैया कराए, तीसरा ऑप्शंस मिले लोगों को अलग अलग फ्यूल्स भरवाने के, और चौथा लोगों को समय दिया जाए इस ट्रांजिशन को करने में। अगर 2030 का लक्ष्य है तो 2030 तक का वेट किया जाए। अब दोस्तों, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बता ही दिया था कि एक्सपेरिमेंट है। अब सरकार ये भी कह रही है कि आगे की नीति अक्टूबर 2026 में तय होगी, उसके बाद अगर नीति में कोई बदलाव आया तो आया, वरना वो भी नहीं आएगा। हमारा एक सीधा सा हक होना चाहिए कि अगर सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है तो हमें ये चॉइस होनी चाहिए कि हम उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। सरकार हमसे आकर पूछे कि क्या आप इस E20 फ्यूल का, इथेनॉल फ्यूल का एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप अपनी गाड़ी में ये इथेनॉल फ्यूल भरवा कर देखना चाहेंगे? तो ये हक हमारे पास नहीं है। हम तय नहीं कर पा रहे कि हमें ये फ्यूल भरवाना है या नहीं, हमारे ऊपर ये थोप दिया गया। तो दोस्तों, सही तरीका तो यही होता कि सरकार हमें विकल्प देती और उन विकल्पों के ऊपर हम सोच विचार करते और उनमें से चुनते, या सरकार हमसे पूछती, बट सरकार ने हमसे कुछ नहीं पूछा और कोई विकल्प नहीं दिए, जिसकी वजह से ये गड़बड़ियाँ
देखने को मिल रही हैं। दोस्तों याद रखिए, जब भी अगली बार आप पेट्रोल पंप पर खड़े हों तो याद रखिए आप सिर्फ टंकी नहीं भरवा रहे हैं, आप एक ऐसे फैसले में हिस्सा ले रहे हैं जिसकी आपसे कभी इजाज़त नहीं ली गई और जिसके नतीजे सरकार को खुद नहीं पता। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर ये सारी बातें भी हम हटा दें, लोगों की जो गाड़ियां सड़कों पर खराब हो रही हैं, कई सारी वीडियोस आई हैं जहां गाड़ी सड़क पर हाईवे पर चलते चलते खराब हो जा रही है, उसके सर्विसिंग में बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, तो इन सभी से जनता की जेब पर असर पड़ रहा है, जबकि आपने E20 फ्यूल को सस्ता भी नहीं किया। तो सारा का सारा जो खामियाजा है वो जनता भुगत रही है इस चीज़ का। आप लोगों की क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपकी भी गाड़ी इस इथेनॉल फ्यूल की वजह से ख़राब हुई है या इंजन पर असर पड़ा है या माइलेज पर असर पड़ा है तो अपनी कहानी भी आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए हमसे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।